हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 33 रहेगा। तो चलिए जी, आज की कहानी हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में विभागों के नाम लिखे हुए हैं और सूची 2 में संस्थापक सुल्तानों के नाम लिखे हुए हैं। आपको इसमें सुमिलित करने का प्रयास करना है। जब सबसे पहले हम बात करते हैं दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज किससे संबंधित था, तो आप कहेंगे ये सेना से संबंधित एक विभाग था, सेना विभाग। ठीक है, तो इस दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो आप नाम लिख देना ग्यासुद्दीन बलबन का। इसे बहाउद्दीन बलबन भी कहा जाता है और ये गुलाम वंश का एक सुल्तान था और 1265 से लेकर 1287 के आसपास तक ये गद्दी पर रहा। ग्यासुद्दीन बलबन ये वही है जिसने भारत में फारसी त्योहार नौरूज का प्रचलन शुरू करवाया, जो फसल पकने पर मनाया जाता था त्योहार। यही था वो बलबन जिसने भारत में पेबोस प्रथा का प्रचलन शुरू किया। पेबोस प्रथा यानी कि पैरों को चूमने की प्रथा। और यही था वो बलबन जिसने भारत में सजदा प्रणाली शुरू की थी, सजदा प्रणाली। ठीक है, और यही है वो बलबन जिसने चालीसा का खंडन कर दिया था। और चालीसा का निर्माण किसने किया था, तो चालीसा का निर्माण करने वाला था इल्तुतमिश। और इसने फिर क्या कर दिया, चालीसा को खत्म कर दिया हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये बलबन के बारे में बात हुई। और इसी बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक एक विभाग की स्थापना की, जो कि सेना से संबंधित एक विभाग था। जब हम बात करते हैं दीवान ए बंदगान की, तो दीवान ए बंदगान नाम से ही पता चल रहा है, बंदगान यानी कि ये एक बंदी विभाग था। और इस बंदी विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और ये फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का तीसरा सुल्तान था, जिसका कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 के आसपास तक रहा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने बहुत सारे शहरों का निर्माण करवाया। जैसे हम बात करते हैं हिसार, वर्तमान में ये हरियाणा का एक जिला है। ये किसने बसाया था, इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फतेहाबाद जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हरियाणा की गुलाबी नगरी कहा जाता है, ये भी किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया। जौनपुर ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे भी किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां के नाम पर इसे बसाया। और जब आप दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो वहां पर फिरोजाबाद आपको देखने को मिलेगा, तो फिरोजाबाद भी किसने बसाया था, इसी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। और बड़ी भारी मात्रा में नहरों का भी निर्माण करवाया। तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन सा था, तो नाम लिख देना फिरोज शाह तुगलक का। ठीक है, और कहा जाता है कि इस फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे विभाग बनाए थे। एक तो नाम हो गया आपका दीवान ए बंदगान यानी कि बंदी विभाग। और एक विभाग बनाया था जिसे कहते हैं दीवान ए आमिर कोही, सॉरी, दीवान ए खैरात। दीवान ए आमिर को ही तो किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी बात करेंगे। तो दीवान ए खैरात यानी कि खैरात का मतलब जो समझते हैं, आपने डायलॉग सुना होगा ना कि ये कोई चीज थोड़ी है जो खैरात में मिल जाए। तो खैरात यानी कि दान में मिली हुई। तो दान विभाग किसने बनाया था, इसी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया। ठीक है, और भी इसने बहुत सारे विभाग बनाए थे। चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए एक विभाग बनाया था। ठीक है, तो ये बात हुई फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक से पहले कौन सुल्तान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। और ये मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई था, जो 1325 से लेकर 1351 तक गद्दी पर रह बैठा। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए आमिर को ही नामक विभाग बनाया। इसका मतलब क्या है, कृषि विभाग। तो कृषि से संबंधित विभाग किसने बनाया, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लिख देना। ये तुगलक वंश का दूसरा सुल्तान था और तुगलक वंश के संस्थापक गाजी तुगलक का ये बेटा था और इसका नाम था जोना खां। बचपन का नाम जोना खां। इसी के नाम पर
फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था और इसके पिता गाजी तुगलक ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? उलूग खां की। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो 1333 ईस्वी में इसी के समय में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में आया था, जिसने पुस्तक लिखी थी रेहल्ला, और उस रेहल्ला पुस्तक में सती प्रथा के बारे में भी बताया है इब्न बतूता ने। और इसके समय में 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने संगम वंश की स्थापना करते हुए विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, हरिहर ने 20 सालों तक शासन किया और बुक्का ने 21 सालों तक शासन किया। हरिहर और बुक्का को हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम भी बोल दिया जाता है। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी और वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब पॉइंट तीसरा जो बच गया है, दीवान ए मुस्तकराज। दीवान ए मुस्तकराज क्या है? तो आप कहेंगे ये राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप नाम लिख देना अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। आपको पता है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उस जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ये भतीजा था। इसने 1296 में अपने ताऊ जी को मार दिया था और ये खुद गद्दी पर बैठ गया। 1296 से लेकर ये कब तक रहा? फिर यहाँ पर 1316 तक यह गद्दी पर रहा। ठीक है, 1296 से 1316। इसी अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? दीवान ए मुस्तकराज नामक इस प्रथा इस विभाग को शुरू किया। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट जो है इनसे संबंधित ध्यान में रखने हैं। अब आपको सुमिलित कर लेना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे कौन सा रहेगा? A1, B2, C3, D4। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन थर्ड उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणेव अशोक उल्लिखित है? राणेव अशोक उल्लिखित है। राणेव का मतलब क्या होता है? राजा अशोक। यानी कि वो कौन सा शिलालेख है जिस शिलालेख में अशोक को राजा के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसमें आपको बताना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप। तो जिन्होंने लिखा होगा ना कंगनहल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये कंगनहल्ली कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में स्थित एक बुद्धिज्म से रिलेटेड एक स्थल है, बौद्ध स्थल है ये। ठीक है, जहां पे हमें सम्राट अशोक से संबंधित ये शिलालेख मिलता है। जब हम शिला इनके बारे में बात करते हैं, सम्राट अशोक के बारे में, तो ये मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा हुए, मौर्य वंश के। और मौर्य वंश के कौन से नंबर के राजा थे? तो आपको पता है ये तीसरे राजा थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे ये। और आपको पता है इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था बिंदुसार। इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और बाकी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या लिखा है? गिरिनगर। और ये गिरिनगर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे ये तो गुजरात में पड़ता है। और जब हम बात कर रहे होते हैं सोहगोरा की, तो ये सोहगोरा वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सोहगोरा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप कहेंगे गोरखपुर में। गोरखपुर जिला यूपी में सोहगोरा हमें मिलता है स्थल। और जहां से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से हमें मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख मिलते हैं। मौर्यकालीन ताम्र पत्र अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं सोहगोरा यूपी से। ठीक है, ये बात हुई। अब जैसे एक पॉइंट और लिखा है इसमें, हलेबीडु। ये जो हलेबीडु है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आप कहेंगे हसन जिला है वहां पर, एक हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। और इस हलेबीडु को वर्तमान में क्या कहा जाता? ये जैसे हम बात करते हैं हलेबीडु, तो ये इसका वर्तमान का नाम है। प्राचीन समय में इसका नाम क्या होता था? इसका प्राचीन नाम था द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। तो आपको एक वंश ध्यान में आता होगा, द्वार समुद्र नाम पढ़ते ही। उस वंश का नाम क्या था? होयसल वंश।
ठीक है ना। होयसल वंश के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी द्वार समुद्र, और ये वही द्वार समुद्र है जिसे वर्तमान में हलेबीडु के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में हसन जिले कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। तो होयसल वंश के संस्थापक कौन थे, आप कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए और बताइए, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन से सुधार किए थे शेर शाह सूरी ने। तो सबसे पहले जैसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं शेर शाह के बारे में। तो आपको पता है यहाँ पे हुमायूं का टाइम पीरियड शुरू हो चुका था बाबर के बाद, है ना। तो हुमायूं जो था, हुमायूं को 2 बार हराया था शेर शाह ने। एक तो 1539 में हराया, जिसे हम क्या बोल देते हैं, चौसा की लड़ाई बोल देते हैं। और चौसा की लड़ाई ये कहाँ पे हुई, ये बिहार में हुई। चौसा एक बिहार में जगह है। कहा जाता है कि एक बार हुमायूं बिहार में दौरा करने के लिए गया हुआ था, अचानक इस शेर शाह ने वहां पर हमला कर दिया और फिर हुमायूं को वहां से भागना पड़ा। भागते भागते वो चला गया उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहां पर सेना को संगठित किया, और फिर जो शेर शाह था ये भी क्या है, वहां पर पीछे पीछे चला गया। तो फिर दोबारा से एक लड़ाई हुई, जिसे हम उस लड़ाई का नाम देते हैं बिलग्राम की लड़ाई। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसे कन्नौज की लड़ाई भी कहा जाता है, कन्नौज की लड़ाई। ठीक है, तो ये हुई थी यूपी में। हालांकि जैसे हम कहते हैं ना शेर शाह, ये उपाधि जो है ये कब धारण की थी, तो आप कहेंगे चौसा की लड़ाई के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। और फिर जब 1540 में हुमायूं को यहाँ से खदेड़ दिया, हुमायूं फिर चला गया, एक हिंदू राजा ने उनको वहां पर संरक्षण दिया, उन्हीं के दरबार में। वहां पर इनके एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अशोक, वो क्या बोलते हैं, अकबर। ठीक है ना। तो शेर शाह ने फिर क्या कर दिया, शेर शाह ने यहाँ पर सूर राजवंश की स्थापना कर दी। सूर राजवंश ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि हुमायूं की द्वारा से फिर एंट्री हो जाती है। और ये सूर राजवंश 1540 से लेकर 1555 तक ही रहा, क्योंकि 1555 में फिर हुमायूं इंटर कर जाता है। तो इस सूर राजवंश के संस्थापक यानी कि शेर शाह सूरी का टाइम पीरियड बहुत छोटा रहा, 1540 से लेकर 1545 तक का ही रहा। 5 साल तक शासन किया। उस 5 सालों में शेर शाह सूरी ने बहुत सारे सुधार करवाए, राजस्व सुधार करवाए, प्रशासनिक सुधार करवाए, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में भी सुधार करवाए। यानी कि सारे के सारे सुधार ये आपको टिक करने हैं। जब हम राजस्व सुधार की बात करते हैं, तो इसमें जैसे शेर शाह को इस बात का विश्वास था कि अगर हमारे साम्राज्य को लंबे समय तक टिकाए रखना है, तो सबसे पहले हमें किसानों को सुखी रखना होगा, किसानों को संतुष्ट रखना होगा। और उनकी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को भी घाटा होता है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये धनराशि भी बकाया ना रहे और एक अच्छी राजस्व व्यवस्था लागू की जाए। तो उन्होंने फिर कौन सी व्यवस्था लागू की थी, तो रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी इसका मतलब क्या होता है, किसानों से सीधा संपर्क किया जाएगा, कोई बीच में बिचौला नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। प्रशासनिक सुधार में जब हम बात करते हैं प्रशासन के बारे में, तो ये जो जानकारी थी शेर शाह ने अपने पिता से ही ग्रहण की थी। ठीक है ना। तो सैनिक संगठन और मुगलों के प्रशासन के बारे में और वहां की वित्तीय व्यवस्था कैसी थी, उन सब के बारे में जानकारी थी। तो शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के इस छोटे से शासनकाल में एक अच्छा प्रशासन किया, और उसकी गणना दिल्ली के हम सर्वश्रेष्ठ जो सुल्तान हुए उनमें हम करते हैं। शेर शाह का जो प्रशासन था वो कैसा था, केंद्रीकृत था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा होता है ना, कि सारी की सारी शक्तियां अपने हाथ में, यानी कि केंद्र के हाथ में। ठीक है, केंद्र में कौन, यानी कि शेर शाह। तो शेर शाह के हाथों में सारी की सारी शक्तियां थी, और राजस्व सुधार करते हुए भी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी कि वहां पे भी कोई बिचौला नहीं रखेगा। ठीक है ना। तो सभी अपने ही हाथों में थी। उसी वजह से एक श्रेष्ठ माना जाता है इनका ये प्रशासनिक सुधार। और सैनिक सुधारों की बात की जाए, तो सैनिक सुधार जो है वो भी बेहतरीन किए। जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिक सुधार किए थे,
जैसे घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की थी, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, वो परंपरा भी सैनिक सुधारों के तहत शेरशाह ने भी शुरू कर दी थी। ठीक है, करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया शेरशाह ने, और कहा जाता है कि ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली शुरू की थी शेरशाह ने जो मुगल काल तक चली, और बाद में क्या है, ब्रिटिश काल में मुद्रा का ये आधार बनी। और ये कहा जाता है कि उस समय जो शेरशाह ने सिक्के शुरू किए थे वो पूर्ण तरीके से क्या है, शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के थे। जो भी मिश्रित धातु के सिक्के हुआ करते थे उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो इस पर अरबी और नागरी भाषा में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। जैसे कि आपको पता है शेरशाह का टाइम पीरियड 5 साल का ही रहा। एक कालिंजर के किले को जीतने के लिए गए थे, कालिंजर किला। ठीक है, तो वहां पर बारूद का ये प्रयोग कर रहे थे, सारे के सारे बारूद फेंकने में व्यस्त थे, और कहा जाता है कि एक बारूद का गोला इन्हीं के पास आके पड़ गया, और वहां पर आपको पता है बारूद का भंडार रखा हुआ था। छोटी सी चिंगारी भी बारूद को भस्म कर देती है ना, जला देती है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा गोला ही इनके पास ये पड़ गया, इसी वजह से फिर ये जल गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई कालिंजर में ही। हालांकि ये जो कालिंजर का अभियान था ये इन्होंने पूरा कर लिया था, इस कालिंजर को जीत लिया था, लेकिन अपनी जो जान है वो गंवा बैठे। और उस समय कालिंजर के राजा कौन थे, तो नाम आता है कीरत सिंह। राजा कीरत सिंह के समय में कालिंजर के किले को हासिल किया था, लेकिन हासिल करने का फायदा क्या रहा, इनको अपनी जान ही गंवानी पड़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाउजली हेडिंग जो एक नव पाषाण कालिक स्थल है, ये किस राज्य में स्थित है, आपको इसके बारे में बताना है। दाउजली हेडिंग नव पाषाण कालिक स्थल है, तो आपने लिखा होगा अगर असम तो उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये असम के दीमा हसाओ जिले में पड़ता है, दीमा हसाओ। ठीक है, हसाओ। और जब बात करते हैं यहाँ से हमें किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, तो जैसे चक्की होती है ना, आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्कियों के पार्ट मिले हैं यहाँ से। घरेलू जैसे चक्कियां होती थी ना पहले, चक्कियों के पार्ट। और यहाँ से अगर बात करते हैं तो लाल रंग की जो मिट्टी से बने हुए बर्तनों के हमें यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, नव पाषाण कालिक स्थल। तो जैसे अगर हम इतिहास के बारे में जब जानते हैं तो इतिहास को पढ़ते समय इसको 3 भागों में बांटते हैं ना, ऐसे। इसे हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये होता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में कहते हैं इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और इसे बोलते हैं हम ऐतिहासिक, तीसरा पॉइंट ऐतिहासिक, इंग्लिश में कह देते हैं इसे हिस्टोरिक पीरियड। आपको पता है कोपेनहेगन संग्रहालय में स्टडी करते हुए जो भी सामग्रियां मिली, उन सामग्रियों को आधार मानते हुए क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, और इसको क्या नाम दिया था, पाषाण युग, यानी कि इंग्लिश में कहें तो स्टोन एज। इसी स्टोन एज के 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं, एक तो होता है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल। तो ये नव पाषाण ये है, मैं यहाँ पर कौन से कलर में, रेड कलर में बना रहा हूं। ठीक है, तो ये पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तो ये तीसरा है नव पाषाण। पाषाण काल का तीसरा काल जो था उस समय का है ये दाउजली हेडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, 3 भागों में बांटा था क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने इतिहास को, पाषाण युग नाम दिया, और दूसरा क्या नाम दिया था, इस आदि इतिहास को कहा कांस्य युग, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में कहें तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहते हैं हम उसे। फिर तीसरा नाम क्या दिया था, लोह युग। ठीक है, और लोह युग को यानी कि अगर कहें तो आप कहेंगे आयरन एज, जब से हमें आयरन यानी कि लोहे के साक्ष्य मिलने लग जाते हैं, लोहे का प्रयोग मानव ने जब शुरू कर दिया था, उस टाइम की जो बातें हैं वो हमें इस लोह युग में दिखाई देती हैं। अब चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। काबुली बाग मस्जिद भारत के किस प्रांत में है, आपके सामने
4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे। काबुली बाग मस्जिद, जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा ना हरियाणा, उनका बिल्कुल ठीक है। काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के कौन से जिले में है? पानीपत जिले में ही है, पानीपत जिला हरियाणा। तो जब बात की जाती है इस काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था बाबर ने, ठीक है। और इसका नाम काबुली कैसे रखा, तो बाबर की वाइफ का नाम था, बाबर की बेगम का नाम था काबुली बेगम। तो कहा जाता है कि अपनी काबुली बेगम के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम रखा। लेकिन फिर ऐसा क्या किया था बाबर ने कि बाबर ने इसका निर्माण करवाया? तो आपको पता है ना, इधर दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के अंतिम सुल्तान गद्दी पर बैठे हुए थे, जिनका नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। और बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया, बारूद का इस्तेमाल किया। और मुख्य तोपची बाबर के कौन थे? एक का नाम आता है अली और एक का नाम था मुस्तफा। अली और मुस्तफा दो मुख्य तोपची थे। बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया। इब्राहिम लोधी की इसमें मृत्यु हो गई। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? पानीपत में। बाबर ने अपनी इस जीत की खुशी में क्या किया था, कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था अगले साल 1527 में। और आपको पता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई। इसमें हम कौन सी लड़ाई का नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के उपलक्ष्य में अगले साल 1527 में काबुली बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसी दिखती है ये काबुली बाग मस्जिद। वर्तमान में कहाँ पे है ये? पानीपत में, ठीक है ना। तो इस पानीपत की लड़ाई जीतने के उपलक्ष्य में दो काम करवाए थे। एक काम तो करवाया कि वहां काबुल में शाहरुखी नाम के सिक्के बंटवाए, शाहरुखी नामक सिक्के बंटवाए जीतने की खुशी में। और जब बात करते हैं अगले साल फिर क्या किया, इस मस्जिद का निर्माण करवाया, मस्जिद का निर्माण, और जिसका नाम क्या रखा? काबुली बाग मस्जिद, ठीक है ना। तो ये पानीपत में है वर्तमान की दृष्टि से। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहने वाला है, तो जल्दी से आप इसमें बताइएगा। बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 3 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका ठीक रहेगा। जल्दी से बताइएगा इसमें। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये वर्तमान में कहां पर है? नेपाल में है ये जगह। तो पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। महात्मा बुद्ध के नैतिकता एवं सिद्धांत विषयक प्रवचन सुत्त पिटक में संकलित है, ये पॉइंट भी ठीक है। आपको पता है ना, महात्मा बुद्ध, ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की। और बुद्धिज्म के बारे में अगर हमें जानना है तो त्रिपिटक ग्रंथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। त्रिपिटक में एक तो आता है आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, जैसे कि आपसे क्वेश्चन इस पॉइंट में पूछा गया है, इस सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिकता एवं सिद्धांत विषयक प्रवचन आपको मिलेंगे। और एक आता है आपका इसमें विनय पिटक। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और एक आता है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, इस अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। ये 3 पिटक हैं जिन्हें हम त्रिपिटक कह देते हैं, ठीक है ना। तो आपका दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था। अब आप तीसरे पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे। बौद्ध दार्शनिक अशव घोष शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है। क्यों गलत लिखी हुई है? क्योंकि शून्यता का सिद्धांत इन्होंने दिया ही नहीं कभी। तो फिर किसने दिया था? आप कहेंगे नागार्जुन ने दिया था। नागार्जुन, नागार्जुन को क्या बोला जाता है? इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। तो जैसे हम बात कर रहे होते हैं नागार्जुन के बारे में, ये कब की बात है? तो ये लगभग बात है कुषाण वंश के समय की, जब ये रहा करते थे। कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क के दरबार में रहा करते थे नागार्जुन।
और इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी, इनकी रचना का नाम क्या आता है, तो रचना का नाम है इनका माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र। इस रचना में इन्होंने वर्णन किया है किसका, शून्यता के सिद्धांत का, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो अशव घोष फिर कौन थे, हालांकि मान लिया कि ये बुद्धिज्म के अच्छे विद्वान थे, लेकिन इन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, तो फिर ये कौन थे, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी आपको पता है कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क का राज्यभिषेक हुआ था। 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी और 78 ईस्वी में ही सम्राट कनिष्क के सानिध्य में कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उस चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे, तो आपको पता है नाम आता है वसुमित्र का। ठीक है, तो वसुमित्र उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। वसुमित्र के द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है, महाविभास सूत्र। महाविभास सूत्र। यहाँ से एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि वसुमित्र की रचना है महाविभास सूत्र, नागार्जुन की रचना है माध्यमिक सूत्र, तो दोनों में गलत नहीं कर देना है, आराम से ध्यान में रखना। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने थे, तब नाम आता है अशव घोष का, जो आपके तीसरे पॉइंट में नाम लिखा हुआ है ना, अशव घोष। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष बने हुए थे और ये भी अच्छे राइटर थे। इनके द्वारा लिखी गई दो रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है, एक का नाम आता है सूत्रालंकार और एक रचना और थी, उस रचना का नाम क्या है, उसका नाम है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम जिसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है, ठीक है ना, बुद्ध चरितम। तो आपको कौन सा पॉइंट इसमें टिक करना था, क्योंकि थर्ड पॉइंट है वो तो गलत है, पहले और दूसरे पॉइंट जो है वो ठीक है, यानी कि केवल एक और दो ठीक है। ऑप्शन ए आपको टिक करना था, बहुत बढ़िया जिन्होंने ऑप्शन सही टिक किया है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक सूक्त है, ये कौन कौन सी नदियां हैं। तो जैसे विश्वामित्र के बारे में तो आपको पता ही है, जब आप ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः ततस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है इसकी रचना किसने दी, तो आप कहेंगे महर्षि विश्वामित्र ने इसकी रचना की। तो अब इनके जो संवाद के बारे में बताया गया है कि दो नदियों के बीच इनका संवाद हुआ, वो नदियां कौन कौन सी हैं, तो जिन्होंने लिखा होगा ना व्यास और सतलुज, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो नदियों के वर्तमान में नाम हैं, तो प्राचीन नाम क्या थे, व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था, यानी कि वैदिक काल में विपाशा नदी के नाम से ये जानी जाती थी। और जब हम सतलुज की बात करते हैं तो सतलुज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब यहाँ पर एक मैप दिया गया है, मैप के माध्यम से हम नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ब्लू जो लाइन है वो तो आपको दिखाई दे रही है, ये तो है आपकी सिंधु नदी जिसे हम इंडस रिवर बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ब्लैक कलर में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लैक, ठीक है। तो ये नदी कौन सी है आपकी, आप कहेंगे ये नदी वर्तमान में झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। और इस झेलम नदी को प्राचीन समय में यानी कि वैदिक काल में वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। इसी वितस्ता नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में वितस्ता नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में, तो नाम आता है एक तो सिकंदर का और राजा पोरस का। इसमें सिकंदर की जीत हो गई थी। वितस्ता नदी के युद्ध को यूनानी दार्शनिकों ने क्या नाम दिया है, हाइडेस्पीच का युद्ध कहा है। तो फिर उसके बाद में ग्रीन लाइन यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये नदी कौन सी है, ये है आपकी चेनाब नदी। चेनाब भी कह देते हैं, चिनाब भी बोला हुआ जाता है कई बार, है ना। चेनाब नदी को प्राचीन समय में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पॉइंट अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखते हैं मांडा। और ये जो मांडा है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर इसी चेनाब नदी के किनारे कभी बसा हुआ था। अब यहाँ पर एक
अलग कलर में लिख रहे हैं। रेड लाइन यहाँ पे देखिए, ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी नदी है? आप कहेंगे ये वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है। रावी नदी को प्राचीन समय में पुरुषनी नदी के नाम से जाना जाता था। इसी पुरुषनी नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा गया था प्राचीन समय में, जिसका नाम था दसराज युद्ध। और इस पुरुषनी नदी के किनारे लड़े गए दसराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 8वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इस प्रकार ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर और कलर ले लेते हैं। चलो, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये नई लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे। तो ये कौन सी नदी है? तो ये है आपकी वर्तमान में सतलुज नदी। सतलुज नदी को प्राचीन समय में शतुद्री के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा ही गया है। तो इसी की एक सहायक नदी पिंक कलर में ड्रॉ कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? व्यास नदी। इस व्यास नदी को प्राचीन समय में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। महर्षि विश्वामित्र और सतलुज और व्यास के बीच में क्या है? ये हमें संवाद मिलता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो नदियों के वर्तमान में नाम क्या है और इन नदियों को वैदिक काल में किन नामों से जाना जाता था, तो वो सारी की सारी बातें हमने मैप के माध्यम से कवर करने की प्रयास किया है। ठीक है ना, सिकंदर के बारे में आपको पता है ना, सिकंदर इसी व्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, इसलिए वो वापस लौट गया। और रास्ते में जाते समय उसकी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, तो आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।